हमने कई सहकर्मियों को और कई कर्मचारियों को भेजा हुआ है वहाँ पर, और काफ़ी सारी चीज़ें ठीक भी हो चुकी हैं। और हर 5 महीने में हम उसका देखभाल भी करते हैं। पिछले 5 महीनों में वहाँ पर किसी की मौत नहीं हुई है। जिस पर हवेली मन बोलता है कि चलो, अच्छी चीज़ है, कम से कम किसी की जान नहीं गई। तो अब मुझे लगता है कि वहाँ पर किसी को भेजने का समय आ गया है। कान खोलकर सुनो, एल्डर कोर्ट से कहो कि वो अपने कर्मचारियों को कुछ समय के लिए वापस बुला ले। मैं थर्ड डिसाइबल को वहाँ भेजना चाहता हूँ, क्योंकि वो आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहता है। और उस बॉक्स से एक सांप निकाल रहा होता है। यहाँ पे ये सुनने के बाद से सर्वेंट के एकदम हाथ पांव हिलने लग जाते हैं और उसके पसीना पसीने होने लग जाते हैं। वहीं पे हवेली डीमन एक सांप को एक चूहे के पास छोड़ देता है और बोलता है कि लगता है कि कोई सांप चूहा बन गया है और शायद उसे वापस से सांप बनाने की ज़रूरत है। जिस पर वो बोलता है सर्वेंट कि क्या आप उसे उस जंगली एरिया में भेजना चाहते हैं? लेकिन थर्ड डिसेबल की हालत इतनी बुरी नहीं है मास्टर, और मेरे ख्याल से लगभग उनकी जान भी जा सकती है। जिस पर हवेली डीमन बोलता है कि हाँ, जा सकती है, लेकिन वो भी तो खुली हवा पाना चाहता है ना। तो फिर उसे खुली हवा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? वो उसके लिए एकदम सही जगह है। वहाँ पर कई सारे भेड़ी और जानवर हैं जिसका सामना करते हुए वो खुद को मजबूत बनाएगा, क्योंकि वो मेरा डिसाइबल है। यहाँ पे हमारे एमसी को भेज दिया जाता है। एंड यहाँ पे हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि वो डीमन लॉर्ड, वो हेवनली डीमन कमीना बास्टर्ड कहीं का, मैंने उससे बोला हुआ था कि मैं कुछ समय के लिए एक खूबसूरत सी जगह पर जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा शांति पाना चाहता हूँ। मैंने उससे रिक्वेस्ट की हुई थी, लेकिन लेकिन उसने मुझे ऐसी जगह पर भेज दिया जो पूरी जंगलों से भरी हुई है। यहाँ पर जंगली जानवर हैं और ना जाने कितनी तरह की खतरनाक चीज़ें हैं। सचमुच में मुझे ऐसी जगह पर भेज दिया। क्या खुली हवा का मतलब ये होता है? तुम कमीने बाशर कहीं के, हेवली डीमन कहीं के। वहाँ पर गरियाया जा रहा होता है हमारे हेवली डीमन को और बोल रहा होता है कि यू असॉल्ट बास्टर्ड, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फूट फूट कर रो रहा होता है, बोल रहा होता है कि क्या ताज़ी हवा पाने के लिए यही एक अच्छी जगह है? कमीना बाशर कहीं का, उसने जानबूझकर ऐसा किया। तभी उसके पीछे कोई आता है और बोलता है कि मेरे मास्टर के बारे में इस तरीके से बोलना और उसके पीठ पीछे किसी भी यंग मास्टर को इस तरीके से हेवली डीमन के बारे में बोलना बहुत बुरी बात है। तभी हमारा एनसीपी बोलता है कि तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम हेवली डीमन के लिए काम करते हो? जिस पर वो सर्वेंट बोलता है कि मेरे मास्टर डीमन लॉर्ड के लिए इस तरीके से अपमानजनक शब्द बोलना और यहाँ पर इनकी बेइज्जती करना एक गंभीर अपराध है। इसके लिए आपकी जान भी ली जा सकती है। आपको डीमन लॉर्ड के बारे में इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। तो हमारा एनसी बोलता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? जिस पर वो बोलता है कि मैं यहाँ आपके लिए सर्वेंट के रूप में आया हुआ हूँ। तो हमारा एनसी बोलता है कि क्या तुमने सारी बातें सुनी? क्या डीमन लॉर्ड को वैसे भी मैं बदनाम नहीं कर रहा था, मैं तो बस ऐसी चीज़ें बोल रहा था। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। जिस पर वो बोलता है क्या कहा? गलत फहमी? ओ नो, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलत फहमी हो गई। हमारा एनसीमन सोच रहा होता है कि हे भगवान, लगता है ये डीमन लॉर्ड के लिए काम करता है। मैं यहाँ पर इसके रहते डीमन लॉर्ड के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल सकता, वरना ये लोग मेरी जान ही ले लेने वाले हैं। यहाँ पर वो मन सोचे जा रहा था उसे देखते हुए कि ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। लेकिन आखिर ये है कौन? इसका ऑरा तो काफ़ी मजबूत है। ऐसा लग रहा है कि डीमन सेक्ट में शायद ये एम्परर रैंक से ऊपर है। डीमन सेक्ट में सत्ता के बजाय यहाँ पर वैसे भी राइटर सेक्ट की जगह की तरह नहीं चुना जाता है, बल्कि लोगों को उनके गुणों और आधार पर चुना जाता है। शायद इसलिए इतना ऑरा मजबूत हो रहा है इसका। शायद ये सारे के सारे लोग डीमन लॉर्ड को एक भगवान के रूप में दिखते हैं। मुझे इसके सामने कुछ नहीं बोलना चाहिए। तभी वो बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर जस्टिस पवेलियन से आए हुए हो? यहाँ पर डीमन लॉर्ड ने तुम्हें भेजा है? जिस पर बोलता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा। वो उसे गेट करता है और बोलता है कि मास्टर, मैं यहाँ पर हेवली डीमन की तरफ से आपके लिए भेजा गया हूँ एज अ सर्वेंट। मेरा काम है कि मैं आपकी देखभाल करूँ। मेरा नाम डॉल पियोंग है और मैं डीमन सेक के डिवाइन जस्टिस पवेलियन का थर्ड लीडर हूँ। और आपके यहाँ पर पर्सनल गार्ड के रूप में काम करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। यहाँ पे हमारा इंसान सोच रहा होता है कि क्या कहा? पर्सनल गार्ड? मुझे किसी सम्मान या किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, बस तुम मुझसे दूर रहो। यहाँ पर वो कोई जवाब नहीं देता है। तो यहाँ पर वो एकदम जोश में बोलता है कि मैं शपथ लेता हूँ, मैं आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दूंगा। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि ये सब कुछ क्या है? अपनी जान को वैसे मत दांव पर लगाओ, मेरे लिए समर्पित मत हो, कसम मत खाओ और चले जाओ यहाँ से। यहाँ पर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एम बहुत ही उदास बैठा हुआ होता है और बोल रहा होता है कि क्या नज़ारा है। और मन सोच रहा होता है कि सिर्फ एक ही रिजल्ट है अंत में, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर बार मेरे पीछे पड़ा रहता है और वो रो रहा होता है। मन सोच रहा होता है चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं ये जगह नहीं छोड़ सकता हूँ। वो कमीना बास्टर्ड, मैं तुमसे नफरत करता हूँ डीमन सेक्ट, और वो हेवली डीमन कुत्ता कहीं का, मैं तुमसे मार डालूंगा तुम्हें अगर ताकतवर बन गया तो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी ऐसी जगह पर रह सकता हूँ? क्या खुली हवा के लिए कोई ऐसी जगह होती है? मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी, वो कमीना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ठीक है,
अगर यहाँ पर से मुझे निकलना ही है तो ये आसान नहीं होने वाला है। चलो, बेकार का समय में अपना वक्त बर्बाद नहीं करता हूँ मैं। मुझे खुद को मजबूत करना चाहिए। अगर मुझे डीमन सेक्ट छोड़ना है तो इसके लिए डीमन सेक्ट में एक ही बात मानी रखती है, और वो है ताकत। मुझे जितना ज़्यादा हो सके मुझे उतना ताकत हासिल करना होगा। और मैंने वैसे भी यहाँ पर हैवली डीमन के फर्स्ट डिसाइबल और थर्ड यंग मास्टर के रूप में यहाँ पर पुनः जन्म लिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से मुझे ताकत तो हासिल करनी ही होगी, तब कहीं जाकर मैं कुछ कर पाऊँगा। मुझे किसी दिन ये जगह छोड़नी है, लेकिन लगभग प्रेजेंट टाइम पर यह असंभव है। फिलहाल मेरे पास डीमन सेक्ट में रहने और यहाँ पर अपने आप को मजबूत करने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। तो चलो, खुद के शरीर को मजबूत करते हैं और जितना हो सके उतनी शक्ति को इकट्ठा करते हैं। वैसे भी मुझे ताकत की ज़रूरत है और खुद को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। हैवली डीमन और डीमन सेक्ट, इन दोनों की खास बात यही है कि ये लोग कभी भी अपने बेटे, पोते या फिर अपने परिवार के हिस्से को उत्तराधिकारी नहीं बनाते हैं, बल्कि जो लोग काबिल होते हैं सिर्फ उन्हें उत्तराधिकारी चुना जाता है। और यही विचारधारा इन्हीं सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ ताकत ही मायने रखती है। अगर मैं ताकतवर नहीं हुआ तो मुझे बाहर दिया जाएगा या फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना ही होगा, चाहे भले ही ये मेरी ज़िंदगी और मौत का ही सवाल क्यों ना हो। अब मैं छोटी मोटी चालें नहीं चलूँगा और जितना हो सके शक्तियों को हासिल करूँगा और जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलूँगा। मुझे अब शक्तियों की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से बाहर निकलना है। तभी वहाँ पर डॉल्पियोंग आता है और बोलता है कि यंग मास्टर, जिससे हमारा एमसी डर जाता है क्योंकि डॉल्पियोंग हर वक्त हमारे एमसी पर नजर रखता है छुप करके, और उसके बाद से डराता रहता है, कभी भी आ जाता है सामने। तो वो बोलता है कि मास्टर खाना तैयार हो गया, आ जाइए। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि तुमने मुझे डरा दिया, तुम हर वक्त कहाँ छुपे रहते हो, तुम हर वक्त मुझे देखते रहते हो और जब देखो तब मुझे डराने के लिए चले आते हो। मैंने तुमसे कहा हुआ था ना कि मुझे परेशान मत करना। डॉल्फिन बोलता है कि मास्टर 2 दिन हो चुके हैं, आपने कुछ खाना तो छोड़िए, आपने पानी भी नहीं पिया हुआ है, आप यहाँ आकर के इतने परेशान हैं कि आप यहाँ आना नहीं चाहते थे, तो आपने रिक्वेस्ट की मैं तो बस आपके लिए थोड़ा टेंशन ले रहा था, खा तो लीजिए कुछ। हमारा अंतिम सोच रहा 2 दिन हो चुके हैं, मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये हर वक्त मुझ पर नज़र रखता है, समझ में आता क्या करूँ। तो बोलता है लेकिन क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो, तुम्हारे एक्सप्रेशन के साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम हर वक्त इतने कंफर्टेबल कैसे रहते हो, मुझे समझ में नहीं आता है, अपने आप को देखो। तब ये बोलता है कि मास्टर, यहाँ पे हमारा अंशुमन सोच रहा होता है कि ये व्यक्ति कितना अजीब है, समझ में नहीं आता क्या करूँ, क्या डीमन सेक्ट के सारे लोग ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे हमारे एमसी को आए हुए काफ़ी दिन हो चुके होते हैं और वो जंगल में 3 दिन बाद फाइनली हार मान करके कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। और मैंने सोच रहा होता है सबसे पहले मुझे अपनी कल्टीवेशन टेक्निक को बढ़ाना होगा, अपनी मेडिटेशन को ठीक करना होगा और कल्टीवेशन के जरिए जितना ज़्यादा हो सके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करना होगा। और इसके लिए मुझे अनलिमिटेड क्यूआई टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। इस टेक्निक की मदद से मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आसपास की क्यूआई टेक्निक को इकट्ठा कर सकता हूँ। आखिर ये है क्या अनलिमिटेड क्यूआई टेक्निक? यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करने की सबसे अच्छी टेक्निक होती है। हालांकि मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है धीरे धीरे करके, वो आसपास की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो गैदर कर रहा था। मन सोच रहा होता है कि इस टाइम पर जो मेरा लेवल है वो नॉर्मल लेवल है और 3rd लेवल है। अनलिमिटेड क्यूआई टेक्निक में 5 लेवल होते हैं, जिनमें से मैं पिछली ज़िंदगी में 4th लेवल पर था और बहुत ज़्यादा ताकतवर था, क्योंकि मैंने कई सारी टेक्निक्स, यहाँ तक कि मैंने 9 ग्रेड सेक्ट की मार्शल आर्ट भी सीखी हुई थी, इसीलिए मैं 4th लेवल पर पहुँच सका था। और अनलिमिटेड टेक्निक की मदद से मैं अपने शरीर में जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं क्यूआई टेक्निक को अपनी मर्जी के हिसाब से प्योर भी कर सकता हूँ। मेरा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इस समय मैं भी क्यूआई ब्लॉकेज के साथ उठा हुआ हूँ, इसलिए 3rd लेवल पर होना भी एक अच्छी बात है और 4th लेवल पर ये मुझे बढ़ाने में मदद कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है, मुझे और कोशिश करनी होगी। ये बच्चा, अगर मैं कहूँ कि इसके टैलेंट की बात की जाए तो ये बहुत ही कमाल का टैलेंट है और इसका शरीर भी काफ़ी अच्छा हो चुका है पहले मुकाबले। यहाँ पे आसपास सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर रहा होता है। अमन सोच रहा होता है कि मुझे जितना जल्दी हो सके अपनी एनर्जी को प्योर करना होगा और अपने आप को मजबूत करना होगा। हालांकि मेरे अंदर की जो प्योरिफिकेशन टेक्निक है वो अपने आप एक्टिवेट हो गई है और इसकी वजह से मैं आसपास की चीज़ों को भी महसूस कर पा रहा हूँ और जितनी भी आसपास की जितनी प्योर एनर्जी है मैं उसे भी गैदर कर पा रहा हूँ अपनी बॉडी के अंदर। मुझे और जल्दी करनी होगी और आसपास की शुद्ध हवा और शुद्ध होती चली जा रही है। मैं अपनी क्यूआई टेक्निक की मदद से अपने अंदर के जितने भी हिस्से हैं उन्हें भी मजबूत बनाने की कोशिश कर सकता हूँ और आसपास जितनी भी एनर्जी उसे गैदर कर रहा था। मन सोच रहा होता है कि इस क्षेत्र के आसपास बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है और बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मेरी क्यूआई टेक्निक दुगना बढ़ चुकी है और शायद मैं जिस स्पीड के साथ हूँ, अगर मैं इसी स्पीड के साथ रहा तो मैं पिछली ज़िंदगी से बहुत जल्द ही, जितना मैं सोच रहा हूँ उससे जल्द ही 4th लेवल पर पहुँच जाऊँगा। मुझे और कोशिश करनी होगी और वेल डन। जितना ज़्यादा हो सके मुझे जितना ज़्यादा ताकत लगानी होगी। वो अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करता है, अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को आसपास फैलाने लग जाता है और गैदर कर रहा होता है। मन सोचा जा रहा है बस थोड़ा और, मैं 4th लेवल पर पहुँचने ही वाला हूँ। फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और बोलता है हमारा एमसी की फाइनली मैं पहुँच गया हूँ।
यहाँ पर हमारे एमसी को यहाँ आए हुए 5 दिन हो चुके हैं। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मेरा शरीर पूरी तरीके से ठीक हो गया और काफ़ी मजबूत भी हो गया है। मेरी क्यूआई टेक्निक की वजह से मैंने अपने शरीर को बहुत ज़्यादा मजबूत भी कर लिया है, और तो और अब वो अधिकांश हिस्सा उसका ठीक भी हो चुका है। अगर मैं इस बारे में देखूँ तो ये जंगल भी मुझे काफ़ी अच्छा लग गया है। ये मेरी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो गया है। यहाँ तक कि मेरे बाल भी काले हुए हैं। हालांकि मैंने सुना हुआ था कि अनलिमिटेड क्यूआई टेक्निक की मदद से हम अपने बालों का रंग भी बदल सकते हैं। चलो, मेरे बालों का रंग कम से कम काला हो गया है। हालांकि इसका कारण सिर्फ मेरी क्यूआई टेक्निक ही नहीं है, बल्कि डॉल्फियों का खाना भी है जो सबसे ज़्यादा मैंने खाया हुआ है। वो बोल रहा होता है कि खाना बहुत ही अच्छा है, और तो और डॉल्फिन मेरे लिए बहुत काम करता है। वो दिन रात काम करता रहता है और वो मेरे लिए खाना बनाता है, और मैं खा करके आराम से सो सकता हूँ। फिर उसके बाद उठ करके कल्टीवेशन कर सकता हूँ। सच में ये मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी है। पिछली ज़िंदगी के एक किलर के रूप में मेरे पास एक सबसे अच्छी टेक्निक थी, वो है हाइपर सेंसेस की, जो कि इस समय भी मुझे मिली हुई है। मैं आसपास की चीज़ों को महसूस कर सकता हूँ। ये हाइपर टेक्निक मुझे पिछली ज़िंदगी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मजबूती से काम कर रही है और अपने आप एक्टिवेट हो चुकी है। मेरे लगातार पिछली ज़िंदगी में मैंने कई सारी मुसीबतों को झेला, यहाँ तक कि लाइफ एंड डेथ की कई सारी मुसीबतों को झेलने और लड़ाई लड़ने के बाद से मैंने हाइपर सेंसेस की इस टेक्निक को पाया हुआ था। मेरी ज़िंदगी जीने के इस तरीके और ज़िंदगी जीने की इच्छा की वजह से ही मुझे ये सब कुछ मिला हुआ है। मैं चाहूँ तो अपनी मार्शल आर्ट की टेक्निक से इसे जितना ज़्यादा हो सके उतना बढ़ा सकता हूँ। यहाँ तक कि हेवनली डीमन की जितनी भी 6 टेक्निक्स हैं, उनकी मदद से ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आसपास के जितने भी जानवर हैं, मैं उनकी टेक्निक को भी जान सकता हूँ और उन्हें भी महसूस कर सकता हूँ। ये एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो कि जानवरों की इंद्रियों के 5 गुना ताकतवर होती है, और मेरी टेक्निक को इतना ज़्यादा बढ़ा देगी कि मैं आसपास ना होकर के भी हर चीज़ को सेंस कर सकता हूँ। ये टेक्निक मैंने तब पाई हुई थी जब मुझे हर वक्त डर लगा रहता था, क्योंकि मैं एक किलर था कि कहीं मुझ पर हमला ना कर दे। इसीलिए हाइपर सेंसेस की टेक्निक से मैं ये बात पता कर सकता था कि कौन मुझ पर कब हमला करने वाला है, और उसकी हल्की सी आहट को भी मैं महसूस कर सकता था। जी, मेरे आसपास की चीज़ों को भी मैं महसूस कर सकता हूँ इस समय भी कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। भले ही मैं उन जानवरों को ना देख रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं दूर तक की किसी भी जानवर को महसूस कर सकता हूँ। यहाँ पर तभी दिखता है कि एक बाज एक सांप को उठाकर खा चला जाता है, तो हमारा एनसी बोलता है कि मैं सचमुच में बहुत नफरत करता हूँ। मैं इस जगह को ढालने लग गया हूँ। ये जगह मुझे अच्छी लगने लगी है, ये बहुत बुरा है। तभी वहाँ पर डॉल्फिन आता है और फिर से बोलता है कि यंग मास्टर, हमारा एनसी बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमने तो मुझे डरा दिया है साले कमीने कहीं के। यहाँ पर डॉल्फिन बोलता है कि प्लीज़ मास्टर जल्दी आ जाइए, खाना तैयार हो गया है। हमारा एनसी बोलता है कि यू बास्टर्ड पागल कहीं के, साले तेरी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो तब पूरा समय छुपा रहता है, मुझ पर नजर रखता रहता है, और उसके बाद कहीं से भी आ जाता है। मुझे डर लगने लग गया है, तो आखिर इस तरीके की हरकत क्यों कर रहा है? ठीक है, देखते हैं कौन जीता है, मुझसे मुकाबला करेगा क्या? यहाँ पर वो बोलता है डॉल्फिन, नहीं मास्टर मुझे माफ़ कीजिएगा। हमारा एनसी सोच रहा होता है ये कमीना बास्टर्ड ये मुझसे बेवकूफ़ होने का नाटक कर रहा है या फिर मजाक कर रहा है। आखिर ये आदमी है क्या चीज़, डरा दिया मुझे। यहाँ पर बाज को देख करके डॉल्फिन बोल रहा होता है कि मेरे ख्याल से शाम होने वाली है और बहुत जल्द यहाँ पर कई सारे राक्षस भी आने वाले हैं। मास्टर हमें जल्दी चलना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा खतरा है। हमारा एनसी जा रहा होता है एंड मन में सोच रहा होता है फाइनली मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें एडमिट कर ली और एक्सेप्ट कर ली। मैंने काफ़ी हद तक मार्शल आर्ट सीख ली है। और अगर मैं बात करूँ पिछली ज़िंदगी की, तो अगर मैं पिछली ज़िंदगी की एक्सपीरियंस, ज्ञान और जितना भी मेरा टैलेंट था वो मैं इस शरीर में डाल दूँ तो मैं कुछ ही समय में बहुत शक्तिशाली बन जाऊँगा। हालांकि डॉल्फिन के सामने मुझे ये करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मैं फिर भी कर सकता हूँ। तभी डॉल्फिन को कुछ महसूस होता है। सो हमारा डॉल्फिन बोलता है कि मास्टर शायद ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है, हमें जल्दी करना होगा। क्या ये कोई भूत है? वो पीछे देख रहा होता है, बांस में कोई देख रहा होता है। शीन शिफ्ट होता है, हमारे एमसी को दिखाता है जो कि काफ़ी तेज़ी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए मन सोच रहा होता है ठीक है तो चलो, अगर मैं कुछ हद तक ठीक हो गया हूँ तो मुझे वो चीज़ करनी चाहिए। देखता हूँ मैं कितना उड़ सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पे हमारा एमसी बहुत ही स्पीड से जाने लग जाता है और मन सोच रहा होता है कि अगर मैं मार्शल आर्ट की बात करूँ तो मेरी पिछली ज़िंदगी इतनी स्पीड तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी मार्शल आर्ट टेक्निक वापस आ चुकी है और कम से कम मैं पहले जितना ताकतवर ना हो सका कुछ तो ताकतवर हो ही चुका हूँ और मेरा शरीर बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हो चुका है। मेरी हाइपर सेंसेस की ताकत भी बढ़ चुकी है और नेट सेंसेस की पावर भी बढ़ चुकी है। मैं अगर कुछ बचा रह गया है तो वो है मुझे अपनी टेक्निक को और ज़्यादा मजबूत करना और अपने शरीर को। अब मुझे बस एक टेक्निक और सीखनी है, डार्क शेडो क्यूआई, जो कि टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक है और मैंने 9 ग्रेड सक्सेस टेक्निक सीखी हुई है जो कि उनकी सीक्रेट आर्ट है। मुझे डार्क टेक्निक वहीं से मिली हुई थी क्योंकि मैं पिछली ज़िंदगी में किलर था। इसीलिए अगर मैं अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में बात करूं जिसने मुझे किलिंग किंग बनाया और चुन हाजिन बनाया जिसमें इतना नाम था, तो वो यही टेक्निक थी, डार्क क्यूआई टेक्निक। मुझे इतना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा जल्दी इसे सीखना होगा। उसके साथ मैं कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकता हूँ और कोई मुझे नहीं हरा सकता है। वो एक पेड़ पर आकर रुकता है, मन सोच रहा होता है लेकिन मुझे डार्क शेडो क्यूआई टेक्निक की इजाज़त है या फिर नहीं है, क्योंकि ये तो डीमन सेक्ट है और डीमन सेक्ट में राइटियस सेक्ट की टेक्निक की क्या इजाज़त होगी। समझ में नहीं आता है क्या करूं।
क्या सोरियोंग इस बारे में कुछ जानता होगा? वैसे मैं इस समय सोरियोंग हूँ और चुन हाजिर नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर हूँ। तो क्या मैं डिमोनिक आर्ट के अलावा कुछ और सीख सकता हूँ? तभी उसे कुछ होश आता है कि वो एक डंडे पर बांस पे बैठा हुआ है और वो बांस बहुत तेजी से हिल रहा होता है। सो हमारा एनसी सोच जाता है कि ओ नो, मैंने बहुत देर कर दी। वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। शीन शिफ्ट होता है, मैं दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारा एनसी बोल रहा होता है डॉल्फियों को चलाते हैं कि डॉल्फियों तुम कहाँ हो? तभी डॉल्फियों आता है और बोलता है कि यस मास्टर, क्या हुआ? हमारा एनसी सोच रहा होता है ये हर बार डराने हुए तरीके से क्यों आता है। सो हमारा एनसी बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। डॉल्फिन बोलता है पूछिए मास्टर। हमारा एनसी पूछता है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि मेरे भाई या फिर मेरे कोई रिश्तेदार या डिमोनिक सेक्ट में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने राइटर सेक्ट की कोई टेक्निक सीखी हो या डिमोनिक मार्शल आर्ट के अलावा भी कुछ और सीखा हो? जिस पर डॉल्फिन कोई जवाब नहीं देता है। सो यहाँ पे हमारा एनसी बोलता है कि क्या हुआ? डॉल्फिन बोलता है कि मास्टर, मेरे हिसाब से तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके प्रश्न को समझ भी नहीं पाया हूँ। हमारा एनसी सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या है, ये तो मेरी कल्पना से भी परे है, पता नहीं ये क्या चीज़ है। तो हमारा एनसी बोलता है मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं डिमोनिक आर्ट के अलावा जो राइटर्स सेक्ट है उसकी कई मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ या फिर कुछ और सीखना चाहता हूँ। तो क्या मैं सीख सकता हूँ या फिर नहीं? टोल्पिंग बोलता है कि मैं से मास्टर, ये लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप डिमोनिक आर्ट के अलावा कुछ सीखते हैं डीमन सेक्ट में तो इससे एक चीज़ होगी और वो है आपकी जान जा सकती है, क्योंकि हेवनली डीमन इससे बहुत ज़्यादा नाखुश हो सकते हैं। तो हमारा एमसी एकदम डर जाता है एंड यहाँ पर वो बोलता है कि डॉल्पियोंग, तो बोलता है कि यस मास्टर। डॉल्पियोंग एक काम करो, जल्दी जाओ और हेवनली डीमन में जितनी भी पुस्तकें हैं मार्शल आर्ट की और सीक्रेट आर्ट्स हैं उन सारे डिवाइन सीक्रेट आर्ट को लेकर आ जाओ। अब हमारा डॉल्पियोंग एकदम सरप्राइज रहता है और बोलता है कि क्या सच में मास्टर? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, थर्ड यंग मास्टर के अधिकार के रूप में मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम इन्हें कुछ समय के लिए उधार ले आओ, क्योंकि मैं डिमोनिक मार्शल आर्ट को सीखना चाहता हूँ, वो सीक्रेट मार्शल आर्ट, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकूँगा। अब इस बात को सुनकर डॉल्फिन भी सरप्राइज रहता है एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसी पवेलियन का सीन जहाँ पर डॉल्फिन आया हुआ होता है। सो यहाँ पर फर्स्ट गार्ड से बोल रहा होता है तो तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की हुई है कि तुम्हें डिमोनिक सीक्रेट आर्ट चाहिए, जिस पर बोलता है कि हाँ। यहाँ पर फर्स्ट गार्ड मैंने सोच रहा होता है कि थर्ड यंग मास्टर तो सारी की सारी डिमोनिक सीक्रेट आर्ट को जानते हैं, वो पहले ही सीख चुके हैं, तो फिर आखिर वो क्यों मांग रहे हैं? क्या वो खुद को कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर वो करना क्या चाहते हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं वो? यहाँ पर डॉल्फिन सब कुछ देख रहा होता है एंड यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूँ, क्या सच में सही रहेगा? तभी वो पूछता है कि मास्टर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हालांकि मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ, ये सवाल पूछकर मैं अपनी बेइज्जती कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या आपको नहीं लगता है कि जिस डिमोनिक सीक्रेट आर्ट की हम लोग रक्षा कर रहे हैं उसे इस तरीके से किसी और के दायित्व में सौंपना सही रहेगा या फिर नहीं? और ख़ासतौर पर थर्ड यंग मास्टर के लिए क्या मैं ये कर सकता हूँ? भले ही इससे मेरा अपमान हो, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ, क्या किसी भी संयोगवश थर्ड यंग मास्टर ने क्यूआई ब्लॉकेज की बाद से अपनी याददाश्त खो दी है? अब इस बात को सुनने के बाद से तो यहाँ पर फर्स्ट गार्ड भी सरप्राइज रहता है। मन सोच रहा होता है मुझे सच में नहीं पता कि उसने अपनी याददाश्त खो दी है या फिर नहीं, क्योंकि वो सही कह रहा है। पिछली ज़िंदगी में या फिर अगर मैं उसके पिछले जीवन की बात करूँ तो वो पूरे डिमोनिक सेक्ट में सबसे टैलेंटेड व्यक्ति था और उसने कई सारी सीक्रेट डिमोनिक आर्ट भी सीख रखा था। और थर्ड यंग मास्टर स्टार्टिंग से ही इतने ज़्यादा एटीट्यूड वाले और इतने ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति हैं कि वो बहुत अहंकारी हैं। एक सच्चे तानाशाह के रूप में उन्हें ज़रा भी परवाह नहीं थी कि कोई किसके बारे में क्या सोचता है या फिर उसकी जान जाती या नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन जब से वो कोई ब्लॉकेज से उठे हुए हैं तब से वो बहुत ज़्यादा नरम दिल हो चुके हैं। यहाँ तक कि जब मैं उनकी सर्वर से पूछा तो वो भी बोल रही थी कि वो पहले जैसे नहीं हैं, कि वही ब्लॉकेज से उठने के बाद वो थोड़ा बहुत ज़्यादा शांति से बात करते हैं, अब वो उतने ज़्यादा गुस्सैल नहीं हैं। यहाँ पे हमारा मन सोच रहा होता है फर्स्ट गार्ड कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सब कुछ क्या हो रहा है। उसकी सर्वेंट ने जो बताया उस हिसाब से तो कुछ अलग ही लग रहा है। इसके अलावा जब वो जस्टिस पवेलियन से बाहर निकला था तब भी वो कुछ अलग ही था और बड़े ही प्यार से उसने पूछा कि क्या तुम मेरे यहाँ पर स्वागत करने के लिए आए हो या फिर नहीं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ब्लॉकेज से उठने के बाद उसे हुआ क्या है, क्या वो यहाँ पर झूठ बोल रहा है या नाटक कर रहा है। लेकिन फिर भी वो बहुत बदल चुके हैं, समझ में नहीं आता क्या है, फिर भी मुझे ये काम करना ही होगा। सो बोल देता है कि ठीक है, तुमने जो मुझसे पूछा हुआ है उससे मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कोई बुरा इरादा नहीं है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो। वैसे भी वो बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं, तुम्हारा काम सिर्फ उनकी सेवा करना है, वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं, इसीलिए तुम फिक्र मत करो, हम उन्हें डिमोनिक आर्ट दे सकते हैं। और वैसे भी वो यहाँ पर डिमन सेक्ट के 7 उम्मीदवारों में से एक हैं जो कि आगे चल करके हेवनली डीमन और डीमन लॉर्ड बन सकते हैं। कौन जानता है कि वो मजाक कर रहे हैं या फिर उनकी याददाश्त सच में खो गई है, इसलिए ये सवाल ना ही पूछो तो बेहतर होगा। किन्हीं कारणों की वजह से वैसे भी वो सक्सेसर बनने ही वाले हैं, तो उन्हें ये करना ठीक रहेगा और ये सुरक्षित भी रहेगा। इसलिए मैं तुम्हें यही आदेश दूंगा कि तुम बिना सवाल किए ये ले जाओ और जा कर के कुछ सीक्रेट बुक्स ले लो और उन्हें दे देना, वो कुछ सीख लेंगे। जिस पर वो बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर। यहाँ पर वो बोलता है कि वैसे तुम एक बात ध्यान रखना
कि तुम इन्हें उधारी पर ले सकते हो, लेकिन सिर्फ 3 दिन के लिए ही। 3 दिन के अंदर अंदर ही उन्हें जितनी भी डिमोनिक आर्ट सीखनी है वो सीख सकते हैं। और हाँ, ध्यान रहे कि कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी को इस बारे में पता चलना चाहिए। एक बात और, क्या तुमने एक बात नोटिस किया कि जंगल में वो ठीक है या फिर नहीं है? जिस पर वो बोलता है कि मैंने अभी तक उन्हें बताने का कोई प्लान नहीं बताया है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें जल्दी बता दूंगा। जिस पर वो बोलता है कि ठीक है, ध्यान रखना कि उन्हें ये बात ज़रूर मालूम हो जाए कि वो जंगल कितना ज़्यादा खतरनाक है और वहाँ कितने तरह के जानवर हैं। मुझे यकीन है कि तुम दोनों वहाँ ठीक रहोगे और थर्ड यंग मास्टर जल्द ही सारी चीज़ें सुलझाने के बाद, कंफर्म करने के बाद वापस आ जाएंगे। अपने कर्तव्य पर ध्यान दो और अपनी पूरी ईमानदारी से उनकी सेवा करो, यही तुम्हारा काम है। जिस पर वो बोलता है कि थैंक्स मास्टर। यहाँ पे वो फर्स्ट गार्ड मैंने सोच रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ, आखिर थर्ड यंग मास्टर को हुआ क्या है, ये इस तरीके से कैसे चल रहा है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें इतने खतरनाक जंगल में भेज दिया गया। हेवनली डीमन उनके साथ चाहते क्या हैं? हेवनली डीमन, जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो उन्होंने ये जंगल सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वहाँ पर किसी भी डीमन सेक्ट के व्यक्ति को जाना पूरी तरीके से मना है। वहाँ पर पहाड़ों पर लाखों पेड़ हैं और उस जंगल में कई सारे अपराधी और न जाने कितने तरह के खतरनाक जानवर हैं, जिसने हज़ारों वर्षों में अनगिनत डीमन सेक्ट के लोगों को मार रखा है। और तो और, जब से हेवनली डीमन आए हैं तब से ही डीमन सेक्ट इतना ज़्यादा मजबूत हुआ है। इससे पहले डीमन सेक्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं हुआ करता था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इसलिए उस जंगल में जाना मना था। वो जंगल इतना बड़ा, इतना खतरनाक है कि कोई वहाँ से आज तक जिंदा वापस नहीं आया। पता नहीं हर बार हेवनली डीमन उसकी जान लेने पर क्यों तुले हुए हैं। उन लोगों के लिए वो गिफ्ट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग रहते हैं, लेकिन अगर कोई वहाँ पर कमज़ोर व्यक्ति गया तो उसकी जान जाना तो तय है। ये दूसरी बार है जब डीमन लॉर्ड थर्ड यंग मास्टर की टेस्ट ले रहे हैं। पहले जस्टिस पवेलियन में बुला करके उनका टेस्ट लिया और अब उसके बाद इतने खतरनाक जंगल में उन्हें भेजना, क्या ये सही रहेगा? यहाँ पर हमारा एमसी बोल रहा होता है, शीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी को दिखाया था, जो कि यहाँ पर उस बोल रहा होता है कि ये सब कुछ क्या है, कि तुमने क्या किया है, इतनी सारी किताब क्यों उठा लाए? मैंने तो बस 2-4 बोली थी, 3 दिन के अंदर इनसे कैसे पढ़ूंगा? जिस पर बोलता है कि मास्टर, 3 दिन की उधारी पर ही आपको मिल सकती है, क्योंकि आप एक यंग मास्टर हैं। आप इन डिमोनिक सीक्रेट आर्ट को हेवनली डीमन की मर्जी के बगैर नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए मैं सिर्फ कुछ ही किताब लेकर के आया हूँ, क्योंकि 3 दिन में आप इतना तो सीख ही सकते हैं। 3 दिन की ही उधारी मिली है। जिस पर बोलता है कि 3 दिन, अरे मैं 3 दिन में इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ पाऊंगा, ये तो बहुत ज़्यादा है। अरे एक डिमोनिक आर्ट को सीखने में इतना साल लग जाता है, मैं 3 दिन में कैसे सीखूंगा? मन सोच रहा होता है कि 3 दिन के अंदर अंदर मुझे सारी की सारी डिमोनिक सीक्रेट आर्ट को सीखना होगा और उनमें निपुणता हासिल करनी होगी, महारत हासिल करनी होगी। लेकिन कैसे? नहीं, ये नामुमकिन है। लेकिन अगर मैं इन डिमोनिक आर्ट को हेवनली डीमन से मांगूँ तो सच में पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। हालांकि वो मुझे डिमोनिक सीक्रेट आर्ट को अभी देने के लिए मना ही बोल दी, लेकिन फिर भी मुझे इस समय इसे सीखना होगा, वो भी 3 दिन के अंदर अंदर। मुझे किसी की परवाह किए बगैर जितना ज़्यादा हो सके उतना जल्दी सीखना होगा। यहाँ पर डोलपियोंग बोलता है कि क्या हो गया मास्टर, क्या कुछ गड़बड़ है? वैसे मैं आपको एक चीज़ के बारे में बता देना चाहता हूँ कि इसमें कई सारी किताबें हैं, लेकिन सिर्फ हम 17 किताबों को ही पढ़ सकते हैं और 17 किताबें पढ़ने के बाद हमें 3 दिन वापस करनी होगी। जिस पर बोलता है 3 दिन में क्यों? जिस पर बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे स्कूल में और जितनी भी डीमन सेक्ट की संस्थाएं हैं उन सब में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की ही इजाज़त है कि आप उधारी पर ले सकते हो या फिर वहीं बैठकर आप पढ़ सकते हो। और इसमें बहुत ही खतरनाक और ख़ास तरह की डिमोनिक आर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, और ये सिर्फ फर्स्ट यंग मास्टर, सेकंड यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर के लिए, यंग लॉर्ड के लिए ही उपलब्ध हैं और कोई भी इन्हें नहीं पढ़ सकता है। इसलिए सिर्फ 3 दिन के लिए ही आप पढ़ सकते हैं। जिस पर बोलता है कि ठीक है। डॉल्फियंग मन में सोच रहा होता है कि ग्रेट डिमोनिक आर्ट, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल के डिमोनिक आर्ट हैं, इन्हें सीखने में कई लोगों की जान तक चली जाती है। आप उन्हें सीखने में